दोस्तों एक कहावत है, कहते हैं कि भगवान दुश्मन को भी हॉस्पिटल और अदालत के चक्कर ना लगवाए। लेकिन कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसके लिए हमें जाना पड़ता है, अदालत भी और हॉस्पिटल भी। तो अगर हमें अदालत जाना पड़े, तो हमें एक अपने साथ एक साथी की ज़रूरत होती है जो हमें गाइड करता है, जो हमारे बिहाफ़ पर चीज़ों को मैनेज करता है। तो उनको हम नॉर्मली एडवोकेट टर्म से जानते हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं एडवोकेट विवेक गुप्ता जी। आज हम सर से जानेंगे कि कैसे एक एडवोकेसी का जो प्रोफ़ेशन है वो कैसे आगे चलता है और इसके बारे में कुछ चीज़ें जो नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन्स आते हैं कि लॉ कैसे काम करता है, किसी पर्सन को अगर सज़ा मिलती है तो उसके बाद फिर बेल क्यों मिल जाती है और अगर बेल मिल जाती है तो फिर उस सज़ा का मतलब क्या रह गया? इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत स्टार्ट करें, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर की इंट्रोडक्शन के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम विवेक गुप्ता है, पेशे से मैं वकील हूँ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2012 से। उसके बाद मैंने ये प्रोफ़ेशन आज तक कंटिन्यू किया है क्योंकि ये मेरी डिग्निटी है। मेरी ये जो क वकालत है मैंने 2010 में पास करी थी फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एलएलएम करने का विचार बनाया और फिर नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से मैंने अपना एलएलएम किया बिज़नेस लॉ में। उसके बाद फिर मुझे एक नौकरी भी मिली थी, जो कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया में थी, जिसमें मैं लीगल इम्प्रिमरेसर था। लेकिन उस नौकरी के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपनी जो मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं परस्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस कारण से फिर वहाँ पे इस्तीफ़ा देके मैं अपने लीगल करियर में प्रैक्टिस में आ गया था। मैं एक थर्ड जनरेशन लॉयर हूँ, तो मुझे ये फ़ील्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छी बात है। तो सर हम एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि हम टर्म सुनते हैं एडवोकेट्स, लॉयर एंड बैरिस्टर्स। तो आप हमें समझाएँ कि इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है? क्या एक ही चीज़ को तीनों अलग-अलग नामों से बोला जाता है? जैसे आँख को बोलते हैं हम नेत्र, नयन, लोचन, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो क्या ये वैसा है या फिर इनके एक्चुअल में अलग-अलग मीनिंग होते हैं? इनके सर एक्चुअल में मीनिंग अलग-अलग हैं क्योंकि इनका कार्य अलग-अलग है। कार्य कहने का मेरा मतलब कि इनकी वर्किंग अलग-अलग है। वर्किंग अलग-अलग कैसे है कि जैसे एक लॉयर है, एक लॉयर आप उस व्यक्ति को कह सकते हो जिसने लॉ पास कर ली है, अपनी डिग्री पास कर ली है। डिग्री पास करने के बाद लेकिन उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है। एक उन्होंने अपनी इस डिग्री को, अपनी ये एक प्रतिभा को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद अब एडवोकेट साहब वो होते हैं जिन्होंने लॉ पास करने के बाद हमारी जो हमें रिकॉग्निशन देती है, एक अथॉरिटी है दैट इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे हमारी अलग-अलग बार काउंसिल्स होती हैं। वो हमारी ऑथेंटिसिटी रिकॉर्ड करती हैं। हमें वो शपथ दिलाती हैं, कैसे हमने कार्य करना है, हमें उन रूल्स रेगुलेशंस के बारे में अवगत कराती हैं। एक मेंबरशिप फीस लेती हैं। कुछ उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो उन्होंने सेटअप किए हुए हैं। हम उस एग्ज़ाम्स को पास करते हैं, फिर उसके बाद हमें एक सर्टिफ़िकेट मिलता है, एक एनरोलमेंट सर्टिफ़िकेट और एक सर्टिफ़िकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद हम अपना पेशा स्टार्ट करते हैं, तब हम बनते हैं एडवोकेट। बैरिस्टर जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, वो एक अ, उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने इंग्लैंड से लॉ करी हो। अच्छा, इसलिए गांधी जी के साथ बैरिस्टर लगाया जाता बैरिस्टर लगा होता है है। क्योंकि ओके, उन्होंने बाहर से लॉ पास करी थी, उसके बाद वो इंडिया में आके अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया। ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। अब सर हम मैक्सिमम लोगों ने और मैंने भी कोर्ट को हमेशा टीवी पे ही देखा है या फ़िल्मों में देखा है। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था, क्या सच में असली कोर्ट्स भी जो है वो भी वैसे ही होते हैं या फिर वो उससे अलग होते हैं? और अगर अलग होते हैं तो कैसे? मतलब क्या आप देखते हो जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है और जो एक्चुअल में है उसमें मेन की डिफरेंसेस क्या है? फिर सर मैं स्ट्रक्चरल की बात करूँ कि हाँ, एज़ अ बिल्डिंग या फिर एज़ अ सेटअप, तो कई बार हो सकता है कि आपको कोर्ट्स उस तरीके से दिखाई दें, कुछ कोर्ट्स। लेकिन आजकल वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, तो कोर्ट्स भी अब बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से बनी होती हैं। लेकिन कुछ हद तक फिर भी मैं कहूँगा जहाँ पे वो रिफॉर्म्स अभी तक नहीं पहुँचे हैं, अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो कोर्ट रूम हो सकता है आपको वैसे दिखे। लेकिन जो वो एक फ़िल्मों में होता है या नाटकों में होता है कि कुछ फ़नी डालने के लिए, एलिमेंट्स डालने के लिए उन्होंने जैसा आपको कॉमेडी में दिखा दिया, जैसा आपको डिस्ट्रैक्टेड दिखा दिया,
ये कभी भी एक्चुअल कोर्ट में नहीं होता। बिकॉज़ बहुत सीरियस चीज़ हो रही है वहाँ पर। बहुत सीरियस चीज़ हो रही है, दे आर हाइली प्रोफेशनल, दे आर हाइली डिग्निफाइड, हुँ, और ये हास्य का कोई भी एक एलिमेंट उनमें नहीं होता। ठीक है, उन्होंने बहुत तरीके से केस को सुनना होता है, दोनों पार्टीज़ को इवैल्यूएट करना होता है, फिर उसके बाद ही उन्होंने वो केस डिसाइड करना होता है। ठीक है। सेकंड डिफरेंस ये आता है सर कि फ़िल्मों में या किसी भी चीज़ में हम ये चीज़ देखते हैं कि एक ही केस चल रहा है, हुँ, जबकि इन एक्चुअल एक-एक जज के ऊपर आजकल बहुत बर्डन है, हुँ, बहुत केसेज़ होते हैं। आप कभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स विज़िट करो, हुँ, कभी ऑनलाइन, आजकल सब कुछ डिजिटलाइज़ है, सब कुछ ऑनलाइन है। वहाँ पे हमारी एक कॉज़ लिस्ट आती है, कॉज़ लिस्ट हम उसको कहते हैं कि जिसमें ये पता लगता है कि एक जज साहब के पास एक दिन में कौन-कौन से केस लगे हुए हैं। ओके, तो मैं नहीं मान सकता कि आजकल कोई भी ऐसी कोर्ट हो जिसमें 10-12 केस लगते हों। ओके। मिनिमम 30-40 केस एक दिन में एक जज साहब को सुनना पड़ता है। और ये कितने देर के टाइम फ्रेम के अंदर ये करना ये पड़ता है? टाइम फ्रेम होता है सर, जो कोर्ट के ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं, दैट आर 10 टू 5, ओके, और 7 बीच घंटे, में, हाँ जी, और बीच में 1 आवर लंच का, तो आधा 6 घंटा। घंटे। यस। तो उसी घंटे में आपको ये केस की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो करनी भी पड़ती हैं। ओके, अब हमें फिर तीसरा जो एस्पेक्ट वो देखने को मिलता है फ़िल्मों में, द रोल ऑफ द एडवोकेट्स। हुँ, दे आर क्लेवर, दे आर लाइक कि कुछ भी वो बोल रहे हैं और हुँ, कोर्ट वो सुन रही है। हुँ, जो भी वो बोलते हैं वो जनता को सुना दिया जाता है बिल्कुल। कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कोई भी गवाह कोर्ट में बैठा है, उसको कह देते हैं कटघरे में आ जाओ। ऐसी बातें नहीं होती। ओके, ये एक टोटल एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है। उसका एक प्रोसीजर सेट किया हुआ है। ठीक है। उसी प्रोसीजरल सेटअप के अनुसार ही कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इवन अगर हमने कोई एक कागज़ भी कोर्ट में देना है, हुँ, तब भी उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर सेटअप होता है, और अच्छा, वही प्रोसीजर आपको फ़ॉलो अप्लाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते, तो आप यही एलिमेंट के ऊपर केस लूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, ओके। सर एक आम धारणा है ये माना जाता है नॉर्मल सोसाइटी में कि अपने यहाँ पे जो लॉ है वो बहुत ही लचर स्थिति में बहुत स्लो है या फिर एक्चुअल में कई बार तो अखबारों में भी हमने ये पढ़ा है या न्यूज़ में देखने को मिलता है कि कोई जजमेंट आई जिस पर्सन के ऊपर वो केस था वो पर्सन भी अभी तक शायद एक्सपायर हो चुके हैं या फिर वो चीज़ें होती है तो ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में आप थोड़ा-सा हमारे डाउट्स क्लियर करें। ये बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि डिले ऑफ जस्टिस, यस, जो हमारा एक लीगल नॉर्म है, एक प्रिंसिपल है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड मैं नहीं मानता कि होता है। वो क्यों नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब अगर मैं आपको इन दोनों ही प्रिंसिपल्स के ऊपर इवैल्यूएट करूँ, 2 प्रिंसिपल्स कौन होंगे कि आज की जो मॉडर्न लाइफ़ है उसमें ये डिले क्यों हो रही है? या फिर जो पुराने केसेज़ हैं वो अभी तक क्यों लटक रहे हैं? अगर पुराने केसेज़ की बात करूँ सर, तो पुराने केसेज़ के लिए मान लीजिए 1980s, 1990s, 2000s के केसेज़ की अगर मैं बात करूँ, तो कई बार उनके रिकॉर्ड्स कोर्ट में टाइम पे नहीं पहुँचते। कोर्ट्स की हायरार्की बताई हुई है कि अगर आप सबसे जो पहली कोर्ट है, पहली अदालत है, आप उसमें केस डालते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी को राइट है कि वो उसकी अपील डाल सकता है। उसके लिए भी टाइम चाहिए। अपील के बाद फिर सेकंड अपील का प्रावधान है कि जिसके कारण वो फिर और ऊपर का कोर्ट में चला जाएगा। एक कोर्ट में रिकॉर्ड हुआ हुआ सारा एविडेंस, जो भी पार्टीज़ ने सबूत दिए थे, जो भी पार्टीज़ ने एप्लीकेशंस दी थी, केस डाला था, जवाब दिए थे, वो सब कुछ एक फ़ाइल की तरह कंपाइल होता है। और वो कंपाइलेशंस, वो रिकॉर्ड्स जब ऊपर वाली अदालत के पास जाती हैं, कई बार उसमें समय लग जाता है, कई बार रिकॉर्ड पूरे नहीं पहुँचते, कई बार पार्टीज़ ही कोर्ट तक नहीं पहुँच पाती। उसमें बहुत सारे सोशल एंड पर्सनल रीज़न्स होते हैं। मान लीजिए आपने कोई केस डाला, आपकी फैमिली में कोई शादी है हुँ, या कोई डेथ हो गई हुँ, या आपको ही कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आप राइट, नहीं आ पाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक-एक कोर्ट में बहुत सारे केसेज़ एक ही दिन लगे होते हैं, हुँ, और वो शेड्यूल उनका हर दिन का होता है। बिल्कुल, इस कारण से ही उनको डेट अपनी कन्वीनिएंट डालनी पड़ती है जजेस साहब को, कि वो केस प्रॉपर्ली सुना जा सके अगली तारीख पर। ठीक है। सेम जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके वकील साहब की हो सकती हैं, सेम हुँ, दूसरे वकील साहब की हो सकती हैं, दूसरी पार्टी की हो सेम सकती है। जज साहब की भी हो सकती हैं, आखिरकार वो भी इंसान है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जो गवाहियाँ आती हैं, गवाहियों में कई बार क्या होता है कि हमें सरकारी डिपार्टमेंट से लोग बुलाने पड़ते हैं, गवाह बुलाने पड़ते हैं रिकॉर्ड के साथ।
ठीक है। अब मान लीजिए केस आपने डाला 2002 में, हुँ, लेकिन जो उसमें इशू इन्वॉल्व है, वो है 90s का। हुँ, तो 10 साल पुराना रिकॉर्ड आप भी अपनी गवाही के लिए जो बुला रहे हो, उस टाइम पे वो आदमी वहाँ पे काम ना करता हो, जिसने वो रिकॉर्ड बनाया, हुँ, जिसने वो प्रिपेयर किया, हुँ, वो पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल ना हो, ज्यूरिडिक्शंस अलग हो गई। हुँ, मान लीजिए कोई पहले तहसील थी, अब वो डिस्ट्रिक्ट बन गया, बिल्कुल, ऑफिस वहाँ से शिफ्ट हो गया। ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि हमारी किताबों में या फिर कहीं पे मेंशन नहीं किए जाते, लेकिन ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर द डिसीजंस ऑफ द केसेस एंड द प्रोलॉन्ग ऑफ द ट्रायल्स। सेम इन द मॉडर्न सेंस, अब आपकी नौकरी है, हुँ, आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट में छुट्टी नहीं मिलती, सही है। तो जब तक आपकी गवाही नहीं आ जाती, तब हुँ, तक कोर्ट अगर आगे प्रोसीड कर लेगी, तो लोग ये कहेंगे कि हाँ, कोर्ट ने धक्का किया, सही है। कोर्ट बिल्कुल ने ठीक। हमारे साथ नाइंसाफी की, मौका नहीं दिया। हमें मौका नहीं दिया। हुँ, हुँ, तो अगर वो मौका उन्हें ना दिया जाए, वो एक बंदे का मौका नहीं है, वो उस केस में इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं, हुँ, चाहे वो वकील साहिबान हैं, चाहे वो गवाह हैं, चाहे वो रिकॉर्ड की बात है, चाहे वो जज साहब की बात बिल्कुल, है, जब तक वो सारे नहीं होंगे, तब तक केस आगे नहीं प्रोसीड होगा, क्योंकि हमारा एक लीगल प्रिंसिपल है कि एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 1000 दोषी कसूरवार फ्री वूमेन। फ्री में घूमे। ओके, ओके। मेक सेंस, वेरी वैलिड पॉइंट। अ, सर एक ना बहुत बार मैं चीज़ देखता हूँ और ख़ास करके अखबारों में हम पढ़ते हैं कि कोई केस चलता है, वो काफ़ी लंबा समय तक चला, कई साल तक चला। अब जिसके ऊपर केस चल रहा है, उसको सज़ा भी हो गई। मतलब कोर्ट ने बोल दिया कि भई 50,000 का जुर्माना और 5 साल की या 3 साल की सज़ा। सज़ा हुई, साथ के साथ ही बेल मिली उनको और वो चले गए। यानी कि मतलब कोर्ट ने उनको सज़ा दी है, बट वो एक्चुअल में जेल गए ही नहीं, वो बाहर ही बाहर बेल लेके और ये मैंने जस्ट रिसेंटली अभी कल-परसों अखबार में मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। हिमाचल में किसी एक आईएएस के ऊपर ये केस हुआ था कि उसने किसी और की जगह पर एग्ज़ाम दिया, ठीक है? तो ये अपने आप में ही पहले ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। आईएएस जैसा पर्सन जिसके ऊपर इतना मतलब अहम ओहदा है, वो पर्सन ही अगर ये चीज़ कर रहा है तब तो फिर ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। बट स्टिल ऐसा हुआ, अब कोर्ट ने उनको सज़ा दी, 2 साल की सज़ा दी और वहीं से साथ में उनको ज़मानत भी मिल गई या बेल भी मिली। तो मेरे को ये लगता है जो मेरा पर्सनल एक व्यू है कि फिर इस सब का मतलब क्या रह गया? अगर बेल ही मिल रही है उनको, तो फिर इतना टाइम वेस्ट करना और ये सब चीज़ें को क्या मतलब हो गया? आप मुझे ये समझाओ सर। ये सर, एक जो आप ये एंगल देख रही हैं कि ये चीज़ बुरी है, वो आप सोशल एंगल देख रही हैं। इस एंगल को अगर मैं आपको लीगली तौर पे समझाऊँ कि इसका लीगल एंगल क्या होगा, वो कुछ डिफरेंट है। अगर मैं सोशल तरीके से देखूँ, तो मेरे को ये चीज़ लगता है कि जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए और वो जेल जाना चाहिए। लेकिन हमारे लीगल सिस्टम में प्रोविज़न्स ऑफ बेल बनाया गया है, वो इस तरीके से बनाया गया है, जहाँ पे हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है कि किस ऑफ़ेंस के लिए कितनी सज़ा मिलेगी। कौन से जज साहब, कौन से डेज़िग्नेशन के जज साहब, कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं या एडिशनल सेशन जज हैं या हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। उनको सभी को अपनी-अपनी पावर दी हुई है कि वो मैक्सिमम सज़ा क्या दे सकते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर उनकी सज़ा आती है। अकॉर्डिंगली लॉ में ये पहले से ही हमने नहीं बनाया हुआ, किसी जज साहब ने नहीं बनाया हुआ। ये पहले से ही लॉ में लिखा हुआ है कि अगर इस ऑफ़ेंस के लिए इतनी सज़ा होगी, तो उसको अपील की स्टेज पे बेल मिल सकती है। ओके। कई ऑफ़ेंसेस ऐसे भी होते हैं सर, जिसके लिए वो इतने ग्रेव होते हैं, इतने ज़्यादा वो खूंखार होते हैं कि हाँ, कई बार कम सज़ा होने पे भी बेल नहीं दी जाती। तो अगर मैं इसको लीगल स्ट्रिक्ट सेंस में आपको अगर बताऊँ, अगर इसका सोशल एंगल ना देखा जाए, तो लीगल सेंस में हम जो भी करते हैं, वो एक लीगल सेटअप पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही ये रिलीफ मिलते हैं। सेकंड थिंग, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार ये चीज़ बताई है कि जेल इज़ नॉट द रूल, बट बेल इज़ द रूल। इट इज़ डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान से ऊपर कोई भी कानून हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। हमारे संविधान में ही एक प्रावधान दिया हुआ है, आर्टिकल 21,
मूवीज़ भी बनी हैं इस पे, अदरवाइज़ भी डिस्कशन होती है कि मेरे मौलिक अधिकार ही वो आपका आर्टिकल 21 है, जिसमें आपको फ्रीडम मिली हुई है। वो फ्रीडम क्या है कि आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, राइट टू फ्रीडम। कहीं पे आप आ जा सकते हो, आप खुले घूम सकते हो, आपको बिना किसी कारण कैद नहीं किया जाएगा। आपको सज़ा हुई, लेकिन जुडिशरी में लॉ में ही ये बताया हुआ है कि आपको अपील करने का अधिकार है। अगर आप बाहर नहीं रहोगे तो आप अपील कैसे कर पाओगे? अगर आप बाहर नहीं रहोगे तो आप अपने वकील साहब को, जिसको भी आप एंगेज करते हो, उनको केस के सही तथ्य कैसे बता पाओगे? जो जजमेंट आई है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? किस पैरामीटर्स पे वो चैलेंज होनी चाहिए? उसमें क्या चीज़ रह गई जो डिस्कस नहीं हुई? ये चीज़ें कौन बता पाएगा? वही बता पाएगा जो बाहर होगा, या फिर जो आराम से एक काउंसलिंग कर पाएगा। इसलिए हमारा वही लीगल मैक्सिम, जैसे मैंने आपको बताया पहले, कि 100 कसूरवार छूट जाएँ, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ओके, इस थ्योरी की वजह इस से थ्योरी की वजह से बिल की प्रोविजंस हैं और वो पैरामीटर्स में हैं, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली होती हैं। ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा सज़ा होती है जैसे कि उम्र कैद हुँ, या फिर 7 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, उनमें बेल इतनी आसानी से नहीं मिलती है ठीक है। और कई बार आपको बार-बार बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके। मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम्पल मनीष सिसोदिया जी का बेल, जी, दिल्ली में जो ये चल होते रहा है। हैं। बाबा आसाराम जी का बेल, जो अभी ओके, तक उनको नहीं मिला था। ओके। बाबा राम रहीम जी का बेल, हाँ, जो भी उनको नहीं मिला। तो कानून ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ अन्याय कर रहा है, दूसरे के साथ न्याय कर रहा है। हुँ। वो पैरामीटर्स हैं जिस पे फॉलो करते हैं। अब सर मेरा इस पे ना एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन आता है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल कंटेंट हो सकता है इसमें, बट आई रियली वांट टू आस्क कि जैसे हमने बाबा राम रहीम की बात की है ना, उनको काफ़ी टाइम से वो अप्लाई कर रहे थे, बेल नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ तो इसका इलेक्शन वाला कुछ था, उस टाइम पर शायद वहाँ विधानसभा इलेक्शन थे या कुछ थे, उस टाइम पर उनको इलेक्शन से कुछ दिनों पहले बेल मिल जाती है। और ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि इलेक्शन के आस-पास, आगे-पीछे कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं जो साफ-साफ हमें ये महसूस होता है, हो सकता है कि वही जो सोशल वाली बात आपने बताई अभी, कि हमें उस वजह से महसूस होता हो, लेकिन साफ ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड चीज़ हो रही है। तो सर कभी भी जुडिशरी एक जो ये काला कूट है, हम कहते हैं कि काला कूट है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। ये काला कोट और ये व्हाइट शर्ट और काली पैंट एक वेटर ने भी डाली होती है। लेकिन उसमें और हम में क्या फ़र्क है? एक वही नज़रिए का फ़र्क है कि जहाँ पे हम सोशल इम्पैक्ट से अलग होकर किसी भी चीज़ को हम लीगल पैरामीटर्स के ऊपर, स्केल के ऊपर हम माप सकते हैं। अगर वो, आप ये बताइए कि अगर उनको बेल मिली, वो लीगली उनको गलत मिली, फिर आपका वैलिड पॉइंट है। फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी, इनको लॉ के बाहर जाके कोई रिलीफ़ दिया गया। अगर उनको लॉ के बाहर कोई वो रिलीफ़ नहीं दिया गया, तो हम ये पॉइंट सोशल इम्पैक्ट ही बता सकते हैं। लीगल, जुडिशियल कोई भी इसमें अवॉइड नहीं। सेंस ठीक है, क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, हमें पिक्चर ना तो उसके रूल्स पता है और ना ही डिटेल्स पता है, तो इसकी वजह से ऐसा लगना एक स्वाभाविक चीज़ हो सकती है। ठीक है। अब सर एक एक मुद्दा मैंने देखा, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कि कुछ सालों पहले की बात है एक्चुअली, कि हमारे किसी नॉन ने कोई केस फाइल किया, लाइक डिवोर्स का कोई मैटर था, तो उन्होंने फाइल किया और उस केस पे सुनवाई ही जो थी वो लगभग 1.5 साल बाद जाके वो पहला उसको मतलब चांस मिला, जो भी कोर्ट में हियरिंग का। तो हम ये देख रहे हैं कि एक केस को इतना लंबा टाइम लग रहा है हियरिंग में जाने के लिए, और कई केसेस जैसे अभी मान लो कि रिसेंटली हम प्रशांत भूषण ने कोई केस किया था और वो जस्ट मतलब कल फाइल हुआ है और आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किस केस को प्रायोरिटी पे हमें सुनना है और किस केस को मतलब ठंडे बस्ते में चलता है कि हाँ भाई 1 साल बाद 2 साल बाद नंबर आता है। तो हाउ दिस थिंग वर्क? सर ऐसा नहीं होता है। ये फिर दोबारा वही चीज़ आ जाती है कि प्रोसीजरल नॉलेज लोगों को ना होने की वजह से ये चीज़ें बाहर आती हैं, या फिर ये कमेंट्स आते हैं, या फिर जो एक सफ़रर, मैं कहूँगा कि जो ये सफ़र कर रहा है, शायद वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों से कह लीजिए परेशान होगा कि उसने ये बातें सोच लेता है, अपनी एक एक अपनी धारणा बना लेता है।
कि मेरा केस 1 साल के बाद सुनवाई हुई, ऐसा नहीं होता है। अभी 2010 के बाद सारी ही हिंदुस्तान की कोर्ट्स ऑनलाइन डाटा शेयर करती हैं। आपके सारे जितने भी केस हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, कोर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। इवन ऑर्डर्स भी। अगर उन ऑर्डर्स में ये चीज़ है कि आपने केस अब फाइल किया और 1 साल के बाद वो सुनवाया गया, मैं ये नहीं मान सकता। उन्होंने जब केस फाइल किया होगा, साथ के साथ ही उसकी सुनवाई होती है, जो आजकल का भी सिस्टम है। जैसे ही आप केस फाइल करते हो, 1 दिन, अगले दिन या 1-2 दिन के बाद अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द केसेस उसकी सुनवाई हो जाती है। अच्छा। उनकी सुनवाई होने के बाद जो फर्स्ट हियरिंग होती है, वो हो जाती है। उसके बाद दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि नोटिस जाता है कोर्ट की तरफ से, हाँ। वो उनको हम समन्स कहते हैं। उनको वो समन्स इश्यू किए जाते हैं। अब वो उस एड्रेस पे रहते हैं या नहीं रहते, या वो एड्रेस छोड़कर चले गए, या उनको वहाँ पे दरवाज़ा घर लॉक मिल रहा है, वहाँ पे कोई नहीं मिला जो समन उनको देने गया। कुछ इस तरीके की बातें होती हैं जिस कारण से अगर दूसरी पार्टी को समन्स ही रिसीव नहीं होते हैं, तब तक कोर्ट आगे कार्रवाई अपनी नहीं चलाती। फिर उसके सब्स्टिट्यूटिव एंड अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं जो कि एक पार्टी अवेल कर सकती है ताकि उसका केस जल्दी चल सके। समझ गया। अभी एक रिसेंटली जस्ट अभी मतलब लाइक चल रहा है ये सीन कि दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उनको कोर्ट या कोई संस्था जो है, वो बार-बार समन भेज रही है और कहते हैं 8 या 9 बार भेज चुकी है और वो बस वो मना कर दे रहे हैं जाने के लिए, ये कह के कि भई वो असंवैधानिक है या फिर वो सही नहीं है। तो वो एज़ अ सीएम है, उनके पास पावर है कुछ, वो इसलिए ऐसा कर पा रही है, कोई भी आम इंसान, मेरे को अगर मान लो कोई समन आता है, तो नॉर्मली एक जो पर्सन है, वो इमीडिएट जो भी डेट होती है, उस दिन वहाँ जाके प्रेज़ेंट होके जो भी उसमें कंसर्न लिखा होता है कि भई, जो भी कंसर्न है, वहाँ जाके उसको जस्टिफ़ाई करता है रिटर्न में। तो यहाँ पर 9 बार समन आने के बाद भी अगर कोई पर्सन नहीं जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं तो पावर गेम या कुछ पॉलिटिक्स का वो सिस्टम चल रहा है। नहीं सर, देखिए मैं उस केस में एडवोकेट नहीं हूँ, उस केस के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इंटरनल, सो मैं उसमें कमेंट नहीं कर पाऊँगा। अदरवाइज़ जो प्रोसीजर है लॉ का वो सबके लिए सेम। ओके, ठीक है, ठीक। ये नॉर्मली हम देख रहे हैं अभी तो दैट्स व्हाई आई हाँ, दिस क्वेश्चन। ठीक है। अ, हमने कई बार ऐसा देखा है कि कोई पर्सन था, चाय वाला था एक, उसने केस कर दिया किसी चीज़ के ऊपर और उसके बाद वो खुद ही केस लड़ा और वो जीत भी गया। जी, इज़ इट एक्चुअली पॉसिबल कि कोई पर्सन बिना एलएलबी और बिना आपका जो प्रोफेशनल डिग्री लिए बिना अपना केस खुद लड़ सकता है? बिल्कुल सर। हर कानून में ये सब प्रावधान है, एक सेक्शन है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोर्ट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, जिसमें प्रोविज़न्स ये बनाई जाती हैं कि अगर आप वकील नहीं कर सकते, अगर आप वकील के द्वारा अपीयर होना नहीं चाहते, इवन जो समन भी आपको आते हैं, उसमें भी लिखा होता है कि अपीयर इन पर्सन और बाय एन ऑथराइज्ड थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन और थ्रू योर प्लीडर और एन एडवोकेट। ओके, सो मतलब चांस दे रहे हैं। आपको पूरा चांस कानून में दिया गया है कि अगर आप वकील नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तब भी आप खुद से उस केस को कर सकते हैं। अगर आपको कानूनी दाँवपेच या फिर कानूनी प्रोसीजर की या सेक्शंस की आपको नॉलेज नहीं है, लॉ की नॉलेज नहीं है, हाँ, तब ये भी प्रोविजंस है कि आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। फ्री ओके, एडवोकेट्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाएँगी और वो हर एक कोर्ट में उसका सेंटर बना हुआ है। एक कमेटी वहाँ पे बैठती है, वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं मैं एंड आफ्टर दैट फिर आपको एक फ्री लीगल एड से एडवोकेट साहिबान अपॉइंट हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ये कोई मज़ाकिया बात नहीं है, जो सीरियस लेवल इट पे इज़ अ कोई सीरियस, पर्सन खुद यस, चाहे तो इट इज़ एक्चुअल। ओके, थैंक यू। अ, अब स्कूल्स में हमें बेसिक हेल्थ के बारे में सिखाया जाता है, हिस्ट्री के बारे में सिखाया जाता है और हर चीज़ के बारे में ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग वी गेट टू नो। अकाउंटिंग सीखते हैं हम, नंबर्स, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना। बट लॉज़ के बारे में बहुत ही कम बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो क्या इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं या कोई इनिशिएटिव नहीं लेता? मेरा एक बहुत नहीं, जेन्युइन ये कंसर्न है। इसमें एक क्लैरिफिकेशन की कमी है, मैं ये कहूँगा। वो क्लैरिफिकेशन की कमी इसलिए है क्योंकि ये बात सामने नहीं आई। जा जो चीज़ मीडिया में या फिर हम सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं, हम कहते हैं कि यही सच है।
इससे हटके अगर हम थोड़ा बहुत भी प्रिंट मीडिया के ऊपर ध्यान दें या फिर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस के ऊपर ध्यान दें, तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। 2019 में एक बिल प्रेज़ेंट हुआ था लोकसभा में। द बिल नंबर इज़ 178 ऑफ 2019, whereby it was introduced कि compulsory education of the legal education in the educational institutes from the primary level to the secondary level, जहाँ पे उन्होंने ये एक बिल बनाया है, उसमें उन्होंने ये प्रावधान सोचा है, लिखा है। प्रस्ताव पास भी हुआ है या नहीं उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रस्ताव ज़रूर है एक कि लीगल एजुकेशन को भी एक कंपल्सरी एजुकेशन बनाया जाए। एक एडवोकेट बनने के लिए जैसे हमारी अपने यहाँ जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम चलता है 10th तक तो सबका सेम है। फिर +1 +2 में कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई साइंस ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है। तो किस किस स्ट्रीम से जिस पर्सन ने पढ़ाई की है, वो आगे चल के लॉयर या एडवोकेट बन सकते हैं, वो पढ़ाई कर सकते और एक ऐसी स्ट्रीम है जो आपको मौका देती है, शायद कोई और फील्ड आपको मौका नहीं देती, लेकिन लॉ ही एक ऐसी स्ट्रीम है जो आपको मौका देती है कि इवन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम योर रेगुलर जॉब, दैट इज इवन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड आपकी कोई भी स्ट्रीम की हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ की पढ़ाई कोई भी कर सकता है और उसको मैं तो ये मानूँगा कि लॉ की पढ़ाई सबको करनी भी चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं कि अ लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, एक कहावत है। वो कहावत यहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए आप कमेंट अगर करेंगे तो कहीं न कहीं पे आपका लैप्स रह जाएगा, कहीं न कहीं पे गैप रह जाएगा। तो मैं बल्कि ये चीज़ कहूँगा कि हाँ, आपको लॉ ही एक ऐसी फील्ड है जो मौका देती है कि किसी भी एज में आप उसको एज़ अ करियर परस्यू कर सकते हैं। तो आप विदाउट एनी इम्पेडिमेंट और विदाउट एनी बैरियर ऑफ द एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी सिंपल एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप 3 इयर्स लॉ कर सकते हैं। अगर आप 5 इयर्स लॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप +2 के बाद उसको परस्यू कर सकते हैं, व्हिच विल इंक्लूड योर ग्रेजुएशन एंड योर लॉ डिग्री, दैट इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री। जैसे हर चीज़ के लिए लेट्स से हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के लिए टॉप जो इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं वो आईआईटी को माना जाता है। उसी तरीके से लॉयर की स्टडी के लिए, लॉ की स्टडी के लिए जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आप कुछ इंस्टीट्यूट्स के नेम अगर इफ यू कैन नेम सम और टॉप किसको मान जैसे आईआईटी इज़ क्लियरली टॉप फॉर इंजीनियर्स, राइट? उसी तरीके से लॉ की स्टडी के लिए टॉप्स या कॉलेजेस या सर, लॉ को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जब तक कोई आदमी उसमें फँस नहीं जाता। यही अप्रोच है जो यहाँ पे दिखती है, इस सवाल में दिखती है। वो ये चीज़ है कि जैसे इंजीनियर्स के लिए आईआईटीज़ हैं, एमबीएस के लिए आईआईएम्स हैं, वैसे ही सर बहुत ही पुरानी हमारी सेटअप्स हैं, वो हैं नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट्स। वो पहले हर स्टेट में नहीं थे, अब तकरीबन हर स्टेट में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, विच इज़ इक्विवेलेंट और इवन आई वुड से कि वो बेटर हैं बहुत आईआईटीज़ और आईआईएम से। जहाँ पे आपको इवन मेरा एक लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट भी वही था, जैसे मैंने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से मैंने एलएलएम किया है। वो मेरा एक चेंज ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑफ द लाइफ फेज़ भी मैं कह सकता हूँ कि वो 2 साल मेरे वो लाइफ की इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर जाकर आपको बहुत कुछ पता लगता है कि सिर्फ एक लॉ एक किताबी पढ़ाई नहीं है। आप बाहर फील्ड में उसको कैसे अप्लाई करते हैं, आपको उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, इसके रिलेटेड आप और क्या चीज़ें परस्यू कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द करियर ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा कुछ आपको यहाँ से पता लगता है। तो आज हर स्टेट में एक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है। सो लॉ की पढ़ाई के लिए नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट। अब सर हम थोड़ा सा हटके अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जैसे आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एवरीबडी इज़ नाउ लिविंग अ डिजिटल लाइफ काइंड ऑफ। ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होना एक बहुत आम बात है। इसके अलावा लोगों की खाना ऑर्डर होना और जो डेली की जो दिनचर्या है, वो सब चीज़ें तो हो ही रही हैं। लोगों की इवन शादियाँ भी ऑनलाइन हो रही है। तो अब जैसा कि ऑनलाइन वाली चीज़ बढ़ रही है, डिजिटल चीज़ें बढ़ रही है,
तो इसके साथ में क्या लॉज़ में भी कुछ इस तरीके से अपडेशंस आ रही हैं, जो इस चीज़ को कहीं न कहीं इससे रिलेटेड जो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। अभी रिसेंटली कल परसों ही मुझे किसी ने फ़ोन किया, गाँव का कोई पर्सन था कि उसके बेटे ने किसी को तो ओटीपी शेयर कर दिया और 15,000 रुपए उस अकाउंट में थे, पूरा खाली हो गया। तो इस सब चीज़ों के बारे में लॉ हमारा जो सिस्टम है वो क्या काम कर रहा है और कैसे एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि लोगों को ऑनलाइन वाले जो फ्रॉड या जो भी नुकसान पहुंच सकते हैं उनसे बचाए जाने के लिए क्या प्रैक्टिसेस या क्या प्रावधान किए जा रहे सर उसके लिए कुछ डिपार्टमेंटल प्रावधान भी हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस शेयर करते हैं। जैसे आरबीआई की आपको एडवर्टीजमेंट्स, अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट्स आपको मिल जाएंगी, जो आपके बैंक की कॉपी के ऊपर भी लिखी होती हैं, और उनकी एडवर्टीजमेंट भी श्री अमिताभ बच्चन जी करते हैं कि अपना ओटीपी आप कहीं पे शेयर ना करिए। आपको अगर कोई भी ऐसा फ़ोन आता है या आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है तो आप वो मत कीजिए। इस तरीके से अवेयरनेस जो ये एडवर्टीजमेंट्स हैं या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं या जो भी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर होते हैं मैसेजेस, वो आते हैं, रेगुलर आते हैं। इसके अलावा जो लॉ की अगर बात करें तो लॉज हैं सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, साइबर लॉज। सेम provisions have been adopted in the Indian Penal Code for the criminalization of these offences. इसमें हम एक कैटेगरी फिर आ जाते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स, जिनको हम ये हाईलाइट करते हैं कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स वाले। सेम हमने फिर वहाँ पे कंज्यूमर में भी बैंक्स के ऊपर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लाइबिलिटी सेट करी है कि जहाँ पे अगर कोई ऐसा फ्रॉड होता है लेकिन आप अवेयर थे, ऐसा नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया और आपने उनको परस्यू कर दिया, आपको पता भी नहीं चला और आपने उनको सीधा ही प्रोसिक्यूट कर दिया कि बैंक की लाइबिलिटी बनती है, मेरे बैंक के खाते से बैंक ने मेरे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसा नहीं है, जैसा अभी आपने अपनी एग्जांपल में बोला कि ओटीपी शेयर कर दिया था, तो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द सिटीजन्स ऑल्सो कि लोगों को भी उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा चीज़ होती है, अभी जैसे मेरे एक दोस्त के साथ एक वाक़या हुआ था अभी 2 हफ्ते पहले, उसका मुझे फ़ोन आया यही चीज़ जानने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि ये सो एंड सो एप्लीकेशंस, ये लिंक पे आप क्लिक करो तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। कई बार क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे प्रमोशनल प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं। बिल्कुल, उसने वो क्लिक किया, वो क्लिक करते ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। मोबाइल में एक साइलेंट एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, जो अगर आप सॉफ्टवेयर के ज्ञाता नहीं हो तो आपको नहीं पता होगा कि वो कहाँ पे जाकर स्टोर हो गई। ठीक बात है। लेकिन उसके मोबाइल पे एक मैसेज फ्लैश होता रहता है दैट योर स्क्रीन इज विजिबल ऑन सम अदर डिवाइस। ओके। तो उसको यहाँ से ट्रिगर हो गया कि मेरा मोबाइल कहीं ना कहीं पे शेयर हो रहा है। द नेक्स्ट सेकेंड ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया और पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो माई एडवाइस वॉज कि सबसे पहले ऑनलाइन अगर आपको एक सुविधा भी दी हुई है उसको भी आप पूरा इस्तेमाल कीजिए। अपने बैंक के कस्टमर केयर को आप फ़ोन कीजिए, वहाँ पे आप उनको बोलिए कि आपकी जितनी भी इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं हैं वो बंद कर दी जाएं। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी वो सेवाएं ही बंद हो जाएंगी तो कोई भी कितना भी जोर लगा लेगा, वो आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट नहीं से कर पैसा नहीं कटेगा। ठीक बात है। अगर बाई चांस वो कटा भी है लेकिन आपने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था, तो आरबीआई ने ये रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि वो पैसा आपके पास वापस ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके। वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो सकती है, गिवन द कंडीशन कि आप वो टाइमली उस चीज़ टाइमली उन करो। चीज़ों को आप परस्यू कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। एक सर बहुत आम अगेन सोशल वाली चीज़ हो सकती है, हमें वैसा लगता है, बट बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि एक अभी मैंने रिसेंटली एक केस के बारे में सुना। उस केस में क्या हुआ कि सेशन कोर्ट होता है आपका, हाँ जिला अदालत या हाँ। होती चीज़ें, वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक केस चला और पर्सन को बरी कर दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद में वही जो केस था वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में फिर अगेन वो बहुत लंबे टाइम तक चला, कई साल तक चला और उसके बाद में फिर पर्सन को गिल्टी पाया गया और उसको फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा दे दी गई। तो अब ऐसे में जो फिर निचली अदालत थी जिसने उसको बरी कर दिया था, उसकी कोई जवाबदेही नहीं रह जाती कि भाई अगर मतलब हायर कोर्ट ने देखा है कि ये चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक की जिसके बेस पर उनको सजा दी गई है, तो अगर निचली कोर्ट ने उसको क्या नेग्लेक्ट किए थे या क्यों वो उन्होंने बरी कर दिया?
सर ये एक सिंपल अगर भाषा में मैं आपको समझाऊँ, लॉ में ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझाना। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में इसका जवाब दूँ, तो ये कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जजेस को ये प्रिविलेज है। अगर जजेस कोई भगवान का अवतार नहीं है, वो भी इंसान हैं। एक व्यक्ति का देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है, जो नज़रिया किसी दूसरे व्यक्ति का हो सकता है, जो एक जनरल लाइफ और साइकोलॉजी का एस्पेक्ट है। जजेस को ये प्रिविलेज मिली हुई है, अगर उनका कोई भी फैसला गलत आता है, तो इसीलिए आपको रेमेडी, जिसको मैं कहता हूँ, वो आपको रेमेडी प्रोवाइड की हुई है कि आप उसके फैसले के खिलाफ अपील डाल सकते हैं। आप अपील ही इसी कारण से डालते हैं जहाँ पे आप ये बताते हैं कि ये फैसले में ये गलतियाँ रह गई या फिर ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई। अगर वो गलतियाँ रह गई या फिर वो चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, तभी आपको दूसरा मौका दिया जाता है। वो मौका इसीलिए है कि एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। द बेसिक प्रिंसिपल्स जो वहीं पर हैं, लॉ वहाँ से टच से मस नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अ, अब लॉ जो है या कोर्ट है अपनी जगह पे सही है, बट कई बार हमने देखा है, ये पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है कि कई बार ऐसी सफरिंग होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे एक फ्रेंड है जो कहीं मुंबई में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? और उनका कुछ केस चल रहा है लाइक फैमिली डिस्प्यूट, डाइवोर्स वगैरह का। तो अब उनको कोर्ट ने एक डेट दे दी कि भई आपको 5 मार्च को पहुँचना है। जी सर। अब वो पर्सन वहाँ से टिकट वगैरह जो भी है करके छुट्टी लेके करके यहाँ पे आए, और बाय चांस जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि अगली पार्टी नहीं आई या लॉयर नहीं आया या फिर जज का मे बी कुछ हो गया, तो अब उसकी वजह से फिर वो आ गए वहाँ से। फिर उनका जिस दिन हियरिंग थी वहाँ पहुँचे और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ बिना कोई वर्किंग हुए अगली डेट मिल गई, ठीक है? और उसके बाद में फिर अगेन वो अपना वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और इस तरीके से ये चीज़ चलती है। ये भी नहीं पता कि उस चीज़ में कब वो कहीं अंजाम तक पहुँचेगा और कब तक उनको ये चीज़, क्योंकि इसमें देखो फाइनेंशियल भी उनको लॉस हो रहा है। टिकट्स करनी, आना-जाना, छुट्टी लेना, कहीं छुट्टी लेंगे तो पैसे कटने। तो इस सब चीज़ों में कोई मतलब मैं समझता हूँ कि आपका कंसर्न जो आप बता रहे हो कि वो सब चीज़ें जो कोर्ट को है वो देना ज़रूरी है मौका। बट क्या ऐसे केसेज़ में कुछ ऐसा स्पेशल प्रावधान या कुछ वैसा नहीं हो सकता कि पर्सन को इसमें कम से कम डैमेज या लॉस हो एन टाइम का? सर इस चीज़ के लिए मैं आपको एक लॉ की ही जानकारी देता हूँ। लॉ में ही हमारे क्रिमिनल और सिविल दोनों ही लॉज में ये प्रावधान बताया हुआ है कि अगर कोई इंसान आपके अगेंस्ट गलत केस फाइल करता है, जिस केस के कारण आपको कोई भी हानि होती है, चाहे आपकी मानहानि होती है, दैट इज डिफेमेशन, या फिर आपको गलत केस डालने के कारण परेशानी होती है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, या फिर किसी भी एक्सपेक्ट को लेकर हो, आपका जॉब लॉस, ईच एंड एवरीथिंग, उन दोनों ही चीज़ों के लिए आप केस डाल सकते हैं। लेकिन उस केस के ख़त्म होने के बाद अगर वो फैसला आपके हक में आता है, तो वो आपका एक सबूत है जिसको आधार बनाकर आप केस डाल सकते हैं, क्रिमिनल भी और सिविल भी। दैट इज़ रिगार्डिंग टू डिफेमेशन एंड मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। सिविल में आप उसके सारे जितने भी आपके फाइनेंशियल हार्डशिप्स हुए और जो भी आपको सफरिंग करनी पड़ी, जो भी आपकी हरासमेंट हुई, उसकी आप कंपनसेशन और डैमेजेस ले सकते हैं। क्रिमिनल में अगर आपको लगता है कि इन्होंने बिल्कुल ही गलत सबूत देकर, बिल्कुल ही गलत स्टोरीज बनाकर इन्होंने हमें बहुत परेशान करा है, तो आप उसको क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं जहाँ पे उनको सज़ा हो। लॉ ने ऐसा नहीं छोड़ा हुआ कि एक ही इंसान सफ़र करता रहे। इट इज़ ओनली अबाउट द नॉलेज ऑफ द थिंग्स, कि अगर आपको उनकी नॉलेज है तो आप उनको रिड्रेसल के लिए भी इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और आम धारणा लोगों में ये रहती है कि कहीं न कहीं वुमेन्स को जो है एक्स्ट्रा प्रिविलेज जो है लॉ देती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? एक हमारा राइट है, मौलिक अधिकार दोबारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, दैट इज़ राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी इज़ नॉट अमंग द इक्वल्स। अगर मैं यही सवाल आपसे करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी, एक जनरल, एक जो सोशल धारणा है, उस एस्पेक्ट से ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपके अकॉर्डिंगली इक्वलिटी क्या है? कि जिस भी चीज़ का राइट मेन को है वो सेम वुमेन को भी होना चाहिए। कहीं जाने की परमिशन अगर मेन को है तो वहाँ वो भी जा सकें।
अगर सेम काम दोनों लोग कर रहे हैं तो दोनों को सेम पे मिलना चाहिए, सेम जो भी फैसिलिटीज़ है वो बराबर मिलनी चाहिए। अब इसमें सर मैं एक क्लैरिफिकेशन ऐड करता हूँ। अब ये सोशल एस्पेक्ट के साथ एक लीगल एस्पेक्ट जो क्लैरिफिकेशन का है वो ये है, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, मीनिंग देयर बाय अगर हम एक ही कास्ट के हैं, मान लीजिए हम जनरल कास्ट के हैं, हम दोनों ही मेल पर्सनैलिटीज़ हैं, तो हम दोनों में वो फ़र्क नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोशली वीकर बैकग्राउंड के हो तो आपको कुछ प्रिविलेज ऐसी दी जाएगी कि आप मेरे बराबर आ जाए। सेम privileges are being given to the women because they are the weaker section of the society. Same privileges are given to the children and old age because they are the weaker sections of the society. The same privileges are given to the poorer who are economically weaker to get them at the better footing. सो द पॉइंट इज कि जो भी वीकर कंपोनेंट है दोनों में, उनको बराबरी पे लाने के लिए लॉ ट्राइज टू मेक द बैलेंस करता है। एडजस्टमेंट्स करके दूसरा, बैलेंस करना। फिर अब ये आपका एक क्वेश्चन का एक्सपेक्ट ये भी था कि अगर वुमन को मान लीजिए कोई भी प्रिविलेजेस मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारा ये विचार जाता है कि वो मेल पर्सन को कहीं ना कहीं हरासमेंट होगी। ऐसा नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीज़न दिया हुआ है, जहाँ पे मैट्रिमोनियल मैं बात करूँगा कि जहाँ पे अगर आपके एंगेज मैट्रिमोनियल के कंसर्न में कोई भी कंप्लेंट हो जाती है तो पहले ये चीज़ होता था कि पुलिस आपको एफआईआर करके अरेस्ट कर लेती थी। अब ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ बोली गई है कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस पहले आपको बुलाएगी, वो केस वुमेन सेल में चलेगा, आपको कोई डराएगा धमकाएगा नहीं। आप आराम से वहाँ पे आओगे, अपने सारे सबूत दोगे, अपनी सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करोगे, वहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका घर दोबारा जुड़ जाए या फिर आप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट बन जाए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो सबूतों के साथ फिर उसके बाद ये एफआईआर और आगे की प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं। वो कितना टाइम चलेंगी उसके लिए भी कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं दिया हुआ। ये सारी प्रिविलेजेस अगर अब मैं यहाँ पे दोबारा उसी कंसेप्ट को लाता हूँ कि अगर वुमन को ये राइट दिया हुआ है कि वो कंप्लेंट कर सकती है, तो आपको भी राइट दिया हुआ है कि आप उसको फेयरली कंटेस्ट कर सकते हो, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी थ्रेट। ठीक है। तो जैसे सर हम मैरिज और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत आम सुनने को हमें मिलती है कि जैसे डाइवोर्स हुआ तो सेटलमेंट देता है, मतलब नॉर्मली जो पर्सन है वो अपनी वाइफ को सेटलमेंट देता है। तो क्या ऐसा भी होता है? मतलब ये मैं अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि किसी केस में वुमेन जो है वो मेल को सेटलमेंट देता बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कानून में ये प्रावधान है कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द वर्ड विच इज़ यूज्ड इज स्पाउस। स्पाउस मीन्स आइदर मेल और फीमेल, दैट इज आइदर हस्बैंड और वाइफ। जो आदमी या जो औरत अपना गुजारा नहीं कर पा रही है, उसको फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है, जिसको ये हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है वो दूसरे स्पाउस मतलब कि अपने ऑपोजिट पर्सन के खिलाफ केस कर सकता है फॉर द मेंटेनेंस। अब ये करते कितने लोग हैं वो डाटा शायद आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ कोई परस्यू नहीं करता, इस कारण से सामने नहीं आती। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि लॉ में ये चीज़ आपको बैलेंस करके नहीं दी हुई। ओके, मतलब कि प्रावधान दोनों के लिए है, मेल्स कैन आल्सो टेक द जो कंपनसेशन है, बट लोग करते नहीं हैं, मे बी सोशल डिलेमा की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से। ओके, एक हम सब बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज़ देखते हैं, बड़ी अजीब चीज़ है, मतलब लॉ है ये आपका, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी की मैरिज हुई और इवन कि आज है, लेट्स से आज 20 तारीख है ना, 20 मार्च है, किसी की 20 तारीख को शादी हुई और 21 की सुबह भी अगर लड़की चले जाए, कुछ भी मतलब जो भी एनी रीज़न की वजह से, तो उसके बाद में फिर वो अगेन वो पूरा केस वगैरह चलेगा और डाइवोर्स की चीज़ होगा, उस वाले केस में भी उसको वो जो है जो भी गुजारा भत्ता वो सब चीज़ें वो देनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि सोसाइटी में ना ये भी एक चीज़ चल पड़ी है कि कई लोग, मतलब ये हम देख रहे हैं आसपास में कई, मतलब पहले डाइवोर्स नाम सुनना एक अपने आप में टैबू होता था,
लेकिन आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखने और सुनने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि यार कई लोग शायद इसका एडवांटेज लेने के लिए भी ये चीज़ करते हो, तो क्या लॉ इस बारे में कुछ दिखता है, ध्यान देता है? सर लॉ में लिमिटेशंस बताई गई हैं हर चीज़ की। लिमिटेशंस टू एक्सरसाइज योर राइट्स एंड लिमिटेशंस कि कब वो राइट अपना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 1 दिन के बाद अगर वो छोड़ के चली जाती है, तो लॉ में ये प्रावधान है कि आप अगर डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको कम से कम 6 महीने के बाद ही आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 दिन आप इकट्ठे रहे और उसके बाद आपने केस डाल दिया। सॉरी मैं 6 महीने कह गया, वो 1 साल है कि 1 साल के बाद आप वो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉ में साथ के साथ ये राइट्स भी दिए हुए हैं, मैट्रिमोनियल की हम बात कर रहे हैं। अगर वो छोड़ के चली गई, अब उसके कारण है सर। अगर वो बिना किसी कारण के छोड़ के चली जाती है, तो हस्बैंड के पास लॉ ने एक प्रावधान दिया हुआ है कि जहाँ पे वो केस डाल के उसको वापस बुला सकता है। अगर वो किसी कारण से छोड़ के गई है, तो लेडी की फेवर में प्रावधान बनाया हुआ है कि वो पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए, सिर्फ सबूत चाहिए। उन्होंने मारा, उन्होंने पीटा, उन्होंने मारने की कोशिश करी, क्या वो कारण था? उसका आप सबूत दीजिए, पुलिस आपकी सुनेगी, एफआईआर होगी। अगर वो बिना किसी कारण के छोड़ के चली गई है, तो आप साथ के साथ दावा कर सकते हैं, केस डाल सकते हैं कि मेरी वाइफ बिना किसी कारण मुझे छोड़ के चली गई है, वो वापस मेरे मैट्रिमोनियल होम, मेरे विवाहिक घर में आकर मेरे साथ रहे और अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करे। तो सेम राइट आपको भी दिया हुआ ठीक है। थ्योरेटिकली सभी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है वाया लॉ, बट इन रियल सोसाइटी या फिर है। हर चीज़ को सर हम सोसाइटी के व्यू से अगर मैं आपको बात करूँ, तो हमारे पास भी लोग आते हैं, कई बार रिलेटिव्स भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं। कुछ सिचुएशन में जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। तो कुछ हमारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि कई बार हम भी इंसान हैं, हम भी घबरा जाते हैं कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर वो बात अपने पे आ गई, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, एक सोशल बैलेंस भी हमने साथ में मेंटेन करना है। हम इस घर को बसाने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की नहीं। तो कई बार, अब जैसे डिले की हम बात कर रहे थे, तो डिले कई बार ये भी हो जाता है कि हम कोशिश करते हैं कि वो रिश्ता दोबारा से किसी तरीके से जुड़ जाए, और उस जोड़ के लिए सिर्फ एक सेक्टर सोसाइटी का इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि हमारी जो हिंदू मैरिज का बेस है सर, लीगल में भी जो हमें बताया गया है, हमारे वेदों में भी हमें बताया गया है, कथाओं में भी आता है, वो सारी ये चीज़ आता है कि ये हमारा एक धार्मिक बंधन है। एक रिलीजियस पायस इंस्टीट्यूट इज देयर, दैट इज द मैरिज। ना कि मुस्लिम मैरिज की या क्रिश्चियन मैरिज की तरह, जिनको हम लॉ में कहते हैं इट इज दीज आर द कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, जहाँ पे उनका निकाहनामा बनता है, जहाँ पे उनकी एक बॉन्ड बनता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाज में वो कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ें नहीं होती, वो एक धार्मिक, एक प्यार का रिश्ता होता है। तो उस प्यार के रिश्ते को, उन चीज़ों को बचाने के लिए सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व होती हैं और और इन्वॉल्व ट्राई टू सॉल्व। और उनको ट्राई करती हैं सॉल्व करने के लिए। वो सॉल्व कैसे भी हो जाए, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द पार्टीज। बिल्कुल। तो सर एक टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, उसने हमारे पूरे जीवन जीने के तरीके को ही बदल दिया। हम सब आजकल जैसे हमने बात भी की थी कि डिजिटल एज में जी रहे हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी का लॉ और हमारे कानून व्यवस्था के ऊपर भी इसका कुछ एडवांसमेंट, कुछ बेनिफिट या कुछ फ़ायदा लिया जा रहा है? बहुत सर, बहुत लिया जा रहा है सर। बहुत लिया जाने का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉज इन्फोर्समेंट में आएंगे एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो नए क्रिमिनल लॉ में एविडेंस एक्ट, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना था, उसको अब बदल कर जो नया क्रिमिनल कानून आ रहा है, उस कानून में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बिल्कुल उसी दर्जे का वैल्यू दिया गया है जो कि एक ओरल और डॉक्यूमेंट्री रेगुलर एविडेंस को दिया गया है। अच्छा, तो जैसे हम सुनते थे कि व्हाट्सएप चैट आपका जो है उसको नहीं मानता कोर्ट, तो अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सर कैसे भी तरीके का हो, उनको माना जाएगा। अच्छा, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आप तरीके से प्रूव करोगे, तो वो माने जाएंगे।
और आज की भी अगर मैं सिचुएशन में बता दूँ, तो अगर वो सीधा कोई डायरेक्ट कोई भी प्रावधान अगर नहीं है, तो फिर भी लॉ ने कोशिश की है अमेंडमेंट की। सेक्शन 65 बी इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो उसके साथ आप 65 बी, दैट इज़ द ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट, आप उसकी ओरिजिनलिटी को लेकर आप उसकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को है, ओरिजिनल डिवाइस से आप कंपेयर करके आप सर्टिफिकेट दे सकते हो कि इस एविडेंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो आज भी उस एविडेंस को माना जाता है। ओके। तो हमें जो ये लगता था कि नॉर्मली जो सोसाइटी में ऐसा में चलता है, दोस्त लोग हम से बात करते हैं कि व्हाट्सएप वगैरह की ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो आप कह रहे हो कि उसको अगर आप प्रूव कर सके तो स्टिल कोर्ट कंसीडर दैट थिंग। ओके, ओके। इसके अलावा सर, अब हम बात करते हैं एडवोकेट की, जो आपका काम है उसको एज अ प्रोफेशन में हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशन? जैसे एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, तो ये भी अपने आप उस तरीके से एक अलग, सिर्फ अलग चीज़ है, या फिर इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल जॉब्स में हमें देखने को या एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता? सर, नॉर्मल जॉब में आप अपने लिए काम करते हो। लीगल और डॉक्टर सेंस, अगर मैं इन दोनों की ही अगर बात करूं, तो हमारे में ये एलिमेंट टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। जिसमें ये एलिमेंट आता है उनकी जॉब, इन तीनों जॉब में ये एक एलिमेंट आता है जहाँ पे हम सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो सोशल वेलफेयर या तो हम जान बचा कर करते हैं, या फिर कुछ बुरे को निकाल कर करते हैं। ठीक। बीमारी को डॉक्टर बाहर निकालता है, तो वो अच्छा काम करता है। टीचर आपकी बुरी आदतों को सुधारती है, आपको ज्ञान देती है, तो आपको वो सोशली स्ट्रॉन्ग करती है। लॉयर आपको अन्याय से बचाता है, आपके अधिकारों को बचाता है, तो आपको एक नागरिकता मिलने का कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मुझे यहाँ पे रहने का पूरा अधिकार है, मैं अपनी मर्जी से रह सकता हूँ। तो उस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर इन्फोर्स करने के लिए वो आपको हेल्प करता है। दिस इज बेसिकली ट्रूली अ जॉब विद सर्विस। हम सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी। प्लीज। ओके, ओके। आप जैसे आपने बताया कि आप थर्ड जनरेशन लॉयर हो, प्लीज। तो एक फैमिली में होना जहाँ पर आपके प्रोफेशन को ही आपके जो एल्डर्स हैं वो शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार जैसा होता है ना कि अब मान लो जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं अपनी फैमिली में अकेला मैं ही कर रहा हूँ, तो कोई भी उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना या उस पे सवाल जवाब नहीं होते। बट आपने मान लो कि आज हियरिंग में कुछ ऐसी चीज़ बोली या करी और आपको घर जाके पता लगे, या जैसे होता है ना कि आपके उसके ऊपर चर्चा होने लगे कि यार तूने ये क्या बोला, ये ऐसा क्यों बोला, यहाँ पर ये करना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल सर, हमारे जब भी हम खाने के लिए बैठते हैं या कोई भी हम केस प्रिपेयर करते हैं, कभी हम इकट्ठे बैठे होते हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी केस के ऊपर डिस्कशन हो ही जाती है। कोई प्रोपोजिशन के ऊपर, कोई सिचुएशन के ऊपर चर्चा हो जाती है। वो चर्चा बल्कि सुधार के लिए ही होती है, कभी भी एक दूसरे के लिए ऐसे नहीं होती कि हाँ आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है या आपने ये चीज़ गलत कर दी। उन चीज़ों को मैं कैसे लेता हूँ सर, जैसे एक ना हमारे पंजाबी में कहावत है कि अगर कोई बेगाना, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बेगाना आपको लात मारेगा, तो वो आपको इस तरीके से लात मारेगा कि आप गिरो। लेकिन अगर आपका कोई अपना आपको पटकेगा, तो वो आपको इस जगह पे, एक जगह से उठा के उस जगह पे पटकेगा जहाँ पे आपको चोट ना लगे। तो अगर कोई आपका बड़ा आपको डांटता भी है, आपको समझाता भी है या आपकी गलतियाँ भी नोटिस करवाता है, तो वो हमेशा आपकी बेटरमेंट के लिए ही होंगी। वो शायद हमें आज पता ना लगे, लेकिन बाद में जाके वो चीज़ ज़रूर पता लगेगी। तो सर, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो। तो आप एक कोई भी केस जो क्रेजिएस्ट ऑफ द आपने जो टाइप है ना, वो जो जिससे डील किया हो, किसी एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। सर, जो केसेस मैं अब भूल भी नहीं पाऊँगा या जो केसेस मेरे बहुत करीब हैं, अभी भी चल रहे हैं, और कुछ वो क्रेजियस भी थे, वो मेरे करियर के भी क्रेजियस थे। वो एक आपको केस के नाम तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो चिट फंड रिलेटेड स्कैम्स के थे, जहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स इन्वॉल्व हो गए और उनको पुलिस अरेस्ट करने लग जाती है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर आपको कहूँ कि कोई ABCD इंश्योरेंस कंपनी है,
आप कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हो तो आप हमेशा एजेंट के थ्रू खरीदते हो। अगर उस पॉलिसी में आपको कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो आप एजेंट को कभी भी पार्टी बनाते हो, कभी भी कहते हो कि एजेंट ने मेरे को ये गलत किया, कंपनी के ऊपर डायरेक्ट। कंपनी के ऊपर ही करते हो। लेकिन जहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है साफ-साफ कि सारे एजेंट्स, कंपनी का मालिक भाग जाए और सारे एजेंट्स ही उस चीज को फीस कर, पुलिस उनको ही परेशान कर रही है, उनकी फैमिलीज़ खराब हो रही है, रात को पुलिस आती है, सुबह दिन में 5 बजे 4 बजे पुलिस आपके घर आती है, आपको अरेस्ट करके ले जाती है। पीछे आप देखते हो कि आपके माइनर बच्चे घर पे बैठे हैं। आपको कोई भी एक मौका नहीं मिलता रियल लाइफ में कि आप कहीं पे भी उनका रोटी पानी का भी इंतज़ाम कर सको, कहीं पे आप अपनी वाइफ की सिक्योरिटी देख सको। अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो आप उनका कोई और रहने का इंतज़ाम कर सको, या फिर आप अब जेल से छूटोगे कैसे, इन चीज़ों का, पैसों का इंतज़ाम कर सको। ये हार्डशिप्स ऑफ लाइफ जो हैं सर, वो आपको बहुत करीब से मैंने ये देखी हुई हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों। सैकड़ों इन्वॉल्व हुए, बहुत सारे फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हुए। गलत हैं, सही हैं, वो अदालत फैसला करेगी। लेकिन जो उनकी लाइफ को ये इम्पैक्ट कर गया, कईयों को अपने घर छोड़ने पड़ गए, कईयों की लाइफ ख़राब हो गई, कईयों ने अपने सुसाइड कर लिए, कईयों के बच्चे इधर-उधर हो गए, कई रिलेटिव्स में रिश्ते टूट गए। ऐसी चीज़ें जब आप सामने देखते हो, तब आपको दिखता है कि लॉ ही एक रास्ता है, कोर्ट ही एक रास्ता है, जो आपको कम से कम आपको तो बचाव कोई ना कोई दे ही सकता है। यही एक होप है जो बिना पैसे के आपको सहायता दे सकती है और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। बिना पैसे के कैसे, अगर किसी पर्सन के पास में मान लो पैसे नहीं है, तो हाउ देन ही कैन। सर, हमारा ये प्रोफेशन है, वो सिर्फ सर्विस ही नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ चैरिटी। ओके। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा इस तरीके से फंस रहा है, हमें कहीं पे भी बार काउंसिल ने ये नहीं कहा हुआ कि आप बिना फीस के काम नहीं कर सकते, ओके। या कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि आप मैक्सिमम इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। ठीक है। यू आर फ्री टू टेक और एनीथिंग और नॉट मे बी नॉट टेक। सेकंड थिंग, अगर फिर भी आप लॉयर को अप्रोच नहीं कर पाते, जेल्स में, कोर्ट्स में फ्री लीगल एड की प्रावधान दिया हुआ है। अगर आपको जब जज साहब के पास सामने पुलिस पेश करती है, तो आप जज साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किसी को नहीं जानता। मान लीजिए आप पंजाब में हैं, लेकिन कलकत्ता की पुलिस आपको ले जाती है किसी ऑफेंस में, वो सही है नहीं है ये बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ले जाती है, आपको उनकी भाषा का भी नहीं पता, आपको उनके इलाके का भी नहीं पता, आपको उनके कानून का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो फिर भी अगर आप जज साहब से ये रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे एक वकील चाहिए सरकार के खर्चे पे, तो जज साहब भी अपॉइंट करके देते हैं। अच्छा। लॉ इज नॉट डिनाइड, द सर्विस ऑफ द लॉ इज नॉट डिनाइड टू एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, क्लास और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। सर, नॉर्मली जो सोसाइटी में चीज़ें होती हैं उसके ऊपर फिल्म्स बनती है ना? और हमने ढेरों, मतलब अनगिनत मूवीज़ में कोर्ट का समीकरण देखते हैं जहाँ पर केस जाता है और उस पे बातचीत होती है। तो कोई ऐसी मूवी जिसमें जो वो इंसिडेंट है, वो आपको बहुत रियलिस्टिक लगती है, या जो आपको बहुत आप इम्प्रेस्ड हो किसी भी इस। सर, फिल्में कभी भी एक रियल सिचुएशन को नहीं बता सकती। वो एक, जब भी उनका इवन डिस्क्लेमर भी आता है, जब आप देखते हैं कि जब फिल्म स्टार्ट होती है तो उसमें एक डिस्क्लेमर आता है, नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरण, हाँ। भी एक लीगल एस्पेक्ट है जो वो शो करते हैं कि कोई भी रियल घटना से इसका वास्तविक ताल्लुकात नहीं है। तो मैं कभी भी उनको कंपैरिजन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक सर मूवी है जो अजय देवगन की जी की थी, जिसको शायद मैं अभी नाम उनका भूल रहा हूँ, दृश्यम। दृश्यम, जिनमें उनको लीगल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, जो मैं कहूँगा कि एक केस स्टार्ट कैसे होता है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करती है, कितने कितने माइनर एविडेंसेस भी आपके अगेंस्ट आ सकते हैं और कितने वो अहम होते हैं। इन चीज़ों को फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं पे आपको इन्वेस्टिगेशन पार्ट क्लियर करती है। जब केसेस की बात आती है तो डेफिनेटली फेक केसेस की भी बात आती है। तो किस वाले कैटेगरी में आप देखते हो सबसे ज़्यादा
फेक केसेस, मतलब ऑब्वियसली है, होते तो हैं ही, ये हम सब जानते हैं। तो और हर चीज़ में होते हैं, कोई इंश्योरेंस का गलत क्लेम डाल देता है, कोई डाइवोर्स का, तो कोई किसी चीज़ का। तो सबसे ज़्यादा आप नॉर्मली किस में देखते हो? जस्ट एक मतलब इन क्विक आंसर। सर मैं बहुत सारी फील्ड्स में डील करता हूँ, लेकिन अगर मैं इनको अगर कैटेगराइज करूँ तो ये सिविल और क्रिमिनल लॉ 2 ब्रांचेस हैं हमारी लॉ की। इन दोनों ही ब्रांचेस में, चाहे वो सब ब्रांच कोई भी हो, फेक केसेस नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ केसेस ऑन द बेसिस ऑफ द रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस या ऑन द बेसिस ऑफ द रॉन्ग बिलीफ ज़रूर डलते हैं। कि जहाँ पे मैंने आपको वो बात कही कि द लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, तो वो लिटिल नॉलेज ही आपकी वो काम आती है जिसके कारण से वो केस डल जाता है। किसी पास एक पहलू है, उसको बस उसको सोच के कर दिया, आगे दूसरा एंगल पता ही नहीं है, या दूसरा फिर एंगल नहीं पता। ठीक है। वो जब अब आपने एक चीज़ बोल दी, अब आपको ये नहीं पता कि दूसरा बंदा उसको क्या सोच रहा था, जिस कारण अगर इंश्योरेंस की बात करता हूँ, आप सोचते हैं कि मैंने ये कॉन्टैक्ट कर लिया, मैंने इंश्योरेंस ले ली तो मुझे ये पैसा मिलेगा ही, लेकिन आप इंश्योरेंस की साइड से नहीं देखते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं। कंडीशंस हैं जो। सेम इज़ अ लोन केसेस, इसी तरीके से डाइवोर्स केसेस। एक का पहलू आपने सोच लिया, दूसरे का नहीं सोचा। ठीक है। डाइवोर्स केसेस में सर मैं एक हाईलाइट करूँगा एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि क्रुएलिटी हो गई वुमन को। क्रुएलिटी से हमारा ये मतलब होता है कि लड़की को मारना-पीटना। लेकिन अगर मैं इसी एस्पेक्ट को 3 क्लासेस, 3 वर्ग में अलग-अलग से डिवाइड करूँ, तो वो क्रुएलिटी आप खुद कहेंगे कि ये डिफरेंट हो जाएगी। वो कैसे? मान लीजिए एक हाई क्लास बिजनेस फैमिली है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जस्ट लाइक अभी मैरिज हुई थी अंबानी परिवार में। इस लेवल की अगर कोई भी रेप्यूटेड पब्लिक फिगर रखने वाली अगर फैमिली में अगर कोई भी दूसरे को ओए भी कह देगा, किसी बात के लिए रोक भी देगा, हाथ भी झटक देगा, तो वो मीडिया न्यूज़ बन जाएगी एंड इट विल अमाउंट टू क्रुएलिटी। क्योंकि वो मानसिक प्रताड़ना देती है। मानसिक प्रताड़ना आपको मिल गई। ठीक है। अब अगर मैं अपनी मिडिल क्लास में आ जाता हूँ, तो हमें ये चीज़ क्रुएलिटी नहीं लगती। सही बात है, मतलब ये तो हमें बहुत आम सी बात है, लेकिन वही बोलना इज व्हाट। यस, आप मजाक में भी बोल सकते हैं, आप छेड़ के भी बोल सकते हैं, आपने किस सेंस में बोला दैट विल डिपेंड। राइट ऑन। अब अगर मैं इसी क्लास को नीचे और ले जाता हूँ, जो लेबर क्लास है, जो भाई बंधु अपने लेबर करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, अगर मैं उनमें ये चीज़ ले जाता हूँ, तो उनमें मैं जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में LLM कर रहा था, तो एक NGO की तरफ से हमने एक सर्वे भी किया था। ठीक है। तो हम झुग्गी झोपड़ियों में गए, तो हमें वहाँ से ये रिव्यू मिला कि अगर मेरा पति मुझे रोज नहीं मारता, तो मुझे ये पता ही नहीं लगता कि ये मेरा पति है। मुझे ये पता ही नहीं लगता, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि आज मेरे पति ने मुझे हाथ नहीं लगाया, तो यानी कि वो मुझसे गुस्सा है। अगर वो आज दारू पी के नहीं आया, इसका मतलब कि वो टेंशन में है। ओके, दिस इज सरप्राइजिंग। सो एज पर द क्लास आपको वो लेवल ऑफ क्रुएलिटी क्या चीज होगी वो डिफर कर जाती है। डिफर करती है। अब नॉर्मली एक जिस लेवल पे हम बैठे हैं वहाँ पे ओए बोलना इज नथिंग और मारना पीटना इज लिटरली अ बिग थिंग। तो बहुत सही, बहुत ही सही। लास्ट में आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई जिससे तबीयत खुश हुई। लास्ट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट सर, इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू लॉयर, मतलब अगर कोई लॉयर बनना चाहता है, तो किस तरह के पर्सन्स को जो है इसमें जाना चाहिए? जैसे एक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ना कुछ, कि किस तरह को लोगों को जाना चाहिए और किस तरह के लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कोई पर्सन बहुत इमोशनल है, तो जैसे मेरा मानना है कि इसमें इमोशनल वाली चीज़ कहीं ना कहीं किसी के काम में बाधा क्रिएट कर सकती है। तो उस तरीके से आप अपनी तरफ से कुछ क्लियर पॉइंट्स अगर हमें शेयर करें तो। सर लॉ का हमारा ना एक सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट हम उसको बोलते हैं जो हमारी ये कानून है। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आप उस चीज़ को कैसे तोड़ मोड़ सकते हैं या कैसे उसका पहलू समझ सकते हैं। ठीक सर, दोनों ही एस्पेक्ट बीच में आते हैं। तो मैं ये चीज़ कहूँगा, मेरे अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आप किस इमोशन से या किस बैकग्राउंड से आते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप ओवर इमोशनल हैं तो भी आपको लॉ करना चाहिए, नहीं करना तो कम से कम पढ़िए एक बार। अगर आप ज़्यादा हार्ड लाइफ जी रहे हैं, आप बिल्कुल ही पत्थर बन चुके हैं, आपको ये लगता है लाइफ ने आपको बहुत तंग कर दिया है, तब भी मैं कहूँगा कि एक बार आप लॉ पढ़िए। क्योंकि
जो ओवर इमोशनल होगा उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस समझ में आएगा बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉस, और जो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल है उसको थोड़ा सा एथिकल कंसेप्ट समझ में आएगा, दैट देयर आर द फाउंडेशंस व्हाई द लाइफ वाज हार्ड टू यू, व्हाई द impositions were there, why the punishments were there, it was having some logic. So law is nothing but an interpretation of the logics of the society norms. अब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं पॉडकास्ट को और हमारे लिए भी जो लेमैन हैं, उनके लिए कोई ऐसे बुक रिकमेंडेशन जो बेसिकली कोई लॉ की डिटेल्ड तो बुक नहीं हो, लेकिन जिसके बारे में जो एक बुक पढ़ के जैसे होता है ना कि आप क्रैश कोर्स टाइप या बेसिक्स ऑफ लॉ जो है वो जान सकते हो और उसके बारे में आपको एक थोड़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है, कोई बुक रिकमेंडेशन अगर आपकी तरफ से? सर तो हमारे हम जिन्हें बियर एक्ट्स कहते हैं, कोई भी लॉ होता है, इंडियन पिनल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कोई भी ये एक्ट्स है, आप उनके बियर एक्ट्स होते हैं। बियर एक्ट्स में उनको कहता हूँ कि जो कि ऑफिशियल गजट में सरकार ने लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास होने के बाद गवर्नर से, जैसे कि नए कानून हैं, नए कानून आपको दिख रहे हैं ऑनलाइन, वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल, दीज आर द ऑफिशियल गजट्स। जब वो प्रेसिडेंट साहब उनको पास कर देते हैं तो वो ऑनलाइन होते हैं, आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड करके ही पढ़ सकते हैं, सब कुछ उनमें बताया हुआ है। इवन एक कॉमा, बिंदी, एंड, और ये चीज़ें भी आपका राइट बदल देंगी। ये चीज़ें आपको पढ़ने पे ही समझ में आ जाएगी, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यही ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ऊपर आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जितने भी आपके कानून हैं आप सर्च करिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल्स बहुत पड़ी हैं, आप किसी को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको लॉ की नॉलेज बहुत मिल जाएगी। ठीक है, ठीक हर चीज़ में सर, आप यहाँ पे बैठे हैं तो भी उसमें लॉ इन्वॉल्व है। आप सड़क पे चले जाएंगे तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट वो इन्वॉल्व हो जाएगा, गाड़ी को आपने चलाना है, इंश्योरेंस एक्ट आ जाएगा, आप बैंक में जाते हैं, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, RBI एक्ट्स वो आ जाते हैं, आप बाजार में जाते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, ठीक है, आप किसी को घूरते हैं, किसी का पीछा करते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं तो इंडियन पिनल कोड आ जाता है। ठीक है, आपके सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हर चीज़ में लॉ है, सिर्फ आपको अपना नज़रिया बदलना है। ठीक है। तो जैसे ज़िंदगी में हर चीज़ में साइंस है, उसी तरीके से हर चीज़ में लॉ है। Great. Thanks for joining us on the show. And sir, literally it was a eye opener for me as well. Thank you very much, sir. क्योंकि कई सारे मिसकंसेप्शंस थे अपने भी, और आई एम श्योर कि ऑडियंस भी कई सारी ऐसी चीज़ें सोचती होंगी, जैसे कि इतना लंबे टाइम तक क्यों चलती हैं चीज़ें। तो जैसा आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हर किसी को बाकायदा प्रॉपर मौका देना, ये कोर्ट की मजबूरी भी है और कोर्ट चाहता भी यही है, न्याय ऐसे ही हो ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। इस चीज़ के लिए टाइम लगता है और कोई शौकिया तौर पे नहीं लगता, उसकी ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. नमस्कार। Thank you very much.